कल सुबह जब आप पेट्रोल पंप जाओ तो एक काम करना, पहले एक पंप पर पेट्रोल की कीमत देखना, फिर दूसरे पर जाना, फिर तीसरे पर। आपको क्या नजर आएगा? लगभग हर जगह एक जैसी कीमत, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसों का फर्क। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट सच में फ्री है जैसा हमें बताया जाता है, तो फिर हर कंपनी अलग रेट क्यों नहीं रखती? कोई सस्ता बेचकर ज्यादा कस्टमर क्यों नहीं खींचती? कोई महंगा बेचकर बेहतर क्वालिटी का दावा क्यों नहीं करती? क्योंकि जो चीज आपको कंपटीशन लगती है, कई बार वो असली कंपटीशन होती ही नहीं। वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहां बड़े प्लेयर्स एक ही दिशा में चलते हैं। और ये खेल नया नहीं है, बहुत पुराना है। 2016 याद है जब रिलायंस जियो आया था। फ्री कॉल्स, फ्री डाटा, अनलिमिटेड इंटरनेट। पूरा देश एक्साइटेड था। लोगों को लगा कि ये तो रेवोल्यूशन है। लेकिन अगले कुछ सालों में क्या हुआ? भारती एयरटेल बुरी तरह दबाव में आ गया। वोडाफोन आइडिया को सरवाइव करने के लिए मर्ज होना पड़ा और कई छोटी कंपनियां मार्केट से गायब हो गईं। धीरे धीरे पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री कुछ बड़े नामों तक सिमट गया। तब समझ आया कि वो फ्री डेटा सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं था, वो मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी थी। और उस गेम में आप सिर्फ कस्टमर नहीं थे, आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। ये तरीका आज का नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 150 साल पहले एक आदमी ने की थी, जिसका नाम था जॉन डी रॉकेफेलर। इतिहास के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले रॉकेफेलर के पास अपने समय में इतनी दौलत थी कि कहा जाता है उस दौर की पूरी अमेरिकन इकोनॉमी का लगभग 2% अकेले उन्हीं के कंट्रोल में था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं था। उनकी असली ताकत वो सिस्टम था जो उन्होंने बनाया। एक ऐसा मेथड जिसे आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अमेज़न, गूगल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बड़े बैंक्स, फार्मा कंपनीज, लगभग हर जायंट प्लेयर किसी न किसी रूप में वही पैटर्न फॉलो करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम मॉडर्न दिखता है, लेकिन खेल आज भी वही पुराना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सिस्टम के अंदर रहकर भी इसे पहचान नहीं पाते। आज आप समझेंगे कि रॉकेफेलर ने यह पूरा गेम कैसे बनाया, उन्होंने अपने राइवल्स को कैसे खत्म किया और उनकी कंपनी टूटने के बाद भी वो और ताकतवर कैसे बन गए। क्योंकि इस सिस्टम को समझना सिर्फ नॉलेज नहीं है, आज की दुनिया में सर्वाइवल स्किल है। अब कहानी सच में शुरू होती है। जॉन डी रॉकेफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को रिचफर्ड नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक तरह के कॉनमैन थे। वो गांव गांव घूमकर नकली दवाइयां बेचते थे और लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते थे। दूसरी तरफ उनकी मां बेहद धार्मिक, सख्त और डिसिप्लिन्ड महिला थीं। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को समझिए। पिता से उन्हें लोगों को समझने, कंट्रोल करने और रूथलेस बनने की कला मिली, जबकि मां से मिला यह विश्वास कि जो वह कर रहे हैं वो सही है, बल्कि भगवान की मर्जी है। यही चीज रॉकेफेलर को बाकी लोगों से अलग और खतरनाक बनाती थी। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को सही मान लेता है, तब वो किसी को भी कुचल सकता है बिना गिल्ट के। और रॉकेफेलर सच में मानते थे कि वो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल इलाके में तेल मिला और अचानक पूरा अमेरिका ऑयल रश में पागल हो गया। हजारों लोग जमीन खोदने लगे। कुछ लोग रातों रात करोड़पति बन गए तो कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गए। हर तरफ केओस था। लेकिन उस भीड़ में रॉकेफेलर ने वो चीज देखी जो बाकी लोग नहीं देख पाए। बाकी लोग सोच रहे थे कि असली पैसा तेल निकालने में है, लेकिन रॉकेफेलर ने समझा कि ड्रिलिंग एक गैम्बल है। आज तेल निकल गया तो आप अमीर, कल जमीन खाली निकली तो सब खत्म। लेकिन रिफाइनिंग यानी कच्चे तेल को साफ करके यूजेबल केरोसिन बनाना, यही असली बिजनेस था। क्योंकि तेल निकालने वाला कोई भी हो, आखिर में उसे अपना क्रूड ऑयल साफ तो करवाना ही पड़ेगा। मतलब रिफाइनरी वाला हर हाल में कमाएगा। 1863 में रॉकेफेलर ने करीब $4000 लगाकर क्लीवलैंड में अपनी पहली रिफाइनरी शुरू की। वहां क्रूड ऑयल को साफ करके केरोसिन बनाया जाता था, जिसे उस दौर में लोग घरों में लैंप्स जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिर्फ 2 साल के अंदर उनकी रिफाइनरी शहर की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि क्लीवलैंड में करीब 30 रिफाइनरीज थीं। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। कंपटीशन इतना ज्यादा था कि प्राइसेस लगातार गिर रही थीं और प्रॉफिट्स लगभग खत्म हो चुके थे। ज्यादातर कंपनियां बस किसी तरह सरवाइव कर रही थीं। यहीं पर रॉकेफेलर की असली स्ट्रैटेजी सामने आई।
उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ कीमत कम करके लड़ाई जीतना पॉसिबल नहीं है। अगर सच में मार्केट पर कंट्रोल चाहिए तो कंपटीशन को ही खत्म करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो मेथड जिसे आज भी दुनिया की बड़ी कंपनियां किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं। 1872 के आखिर तक जॉन डी रॉकेफेलर ने क्लीवलैंड की 26 में से 25 रिफाइनरीज अपने कंट्रोल में ले ली थीं। सिर्फ 3 महीनों में उनका मार्केट शेयर 4% से बढ़कर 25% तक पहुंच गया। और यहीं बना वो ब्लूप्रिंट जिसे बाद में दुनिया की लगभग हर बड़ी मोनोपोली ने फॉलो किया। पहले सामने वाले को बायआउट का ऑफर दो, अगर वो मना करे तो उसे इकोनॉमिकली इतना दबाओ कि उसका बिजनेस टिक ही ना पाए। फिर जब वो टूट जाए तो उसका बचा हुआ बिजनेस सस्ते में खरीद लो। पिछले 150 सालों में यही पैटर्न अलग अलग इंडस्ट्रीज में बार बार इस्तेमाल हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन रॉकेफेलर सिर्फ क्लीवलैंड तक रुकने वाले नहीं थे, उन्हें पूरा अमेरिका चाहिए था। 1870 के दौरान स्टैंडर्ड ऑयल तेजी से पूरे देश में फैलने लगी। न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, बाल्टीमोर, हर जगह वही टैक्टिक्स इस्तेमाल हुई। रेल कंपनियों के साथ सीक्रेट डील्स, प्रोडक्शन कॉस्ट को सबसे नीचे लाना और जो अपनी रिफाइनरी बेचने को तैयार न हो उसके खिलाफ ब्रूटल प्राइस वॉर। 1879 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की लगभग 90% ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर चुकी थी। यानी हर 100 में से 90 बैरल तेल किसी न किसी तरह रॉकेफेलर की कंपनी से होकर गुजरता था। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये मोनोपोली थी। मोनोपोली यानी ऐसा कंट्रोल जहां मार्केट में असली कंपटीशन बचता ही नहीं, जहां कस्टमर्स के पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और प्राइसेस इनडायरेक्टली एक ही ताकत तय करने लगती है। लेकिन यहीं रॉकेफेलर की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सामने आई। उन्हें पता था कि मोनोपोली की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, सरकार इसे इलीगल मान सकती है और कभी भी तोड़ सकती है। दूसरी, लोग मोनोपोली से नफरत करने लगते हैं। उस दौर में पब्लिक रॉकेफेलर को रॉबर बैरन कहती थी, यानी ऐसा आदमी जो सिस्टम का इस्तेमाल करके सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। अमेरिका में उनसे नफरत की जाती थी। रॉकेफेलर समझ चुके थे कि अगर उन्हें लंबे समय तक टिकना है तो उन्हें एक नया स्ट्रक्चर चाहिए। और 1882 में उनके लॉयर्स ने ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसने कॉर्पोरेट अमेरिका का फ्यूचर बदल दिया। उसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए 10 अलग अलग दुकानदार अपनी दुकानों का कंट्रोल एक बड़े सेठ को दे दें। बाहर से दुकानों के नाम अलग अलग दिखेंगे, लेकिन असली कंट्रोल उसी एक आदमी के हाथ में होगा। रॉकेफेलर ने यही किया। उन्होंने अपनी सारी कंपनीज के शेयर्स एक ट्रस्ट में डाल दिए। उस ट्रस्ट को ऑफिशियली 41 लोग कंट्रोल करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली सभी रॉकेफेलर के लॉयल लोग थे और सबसे बड़ा कंट्रोल खुद रॉकेफेलर के पास था। कागजों पर 34 अलग अलग कंपनीज थीं, लेकिन असली मालिक एक ही था। यही अमेरिका का पहला बड़ा कॉर्पोरेट ट्रस्ट बना। बाद में बाकी इंडस्ट्रीज ने भी यही मॉडल कॉपी किया। शुगर ट्रस्ट बना, टोबैको ट्रस्ट बना, स्टील ट्रस्ट बना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी मॉडल से मॉडर्न होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। होल्डिंग कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती, लेकिन दूसरी कंपनीज की मालिक होती है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। आज अगर आप बड़ी कंपनीज को ध्यान से देखो तो आपको जॉन डी रॉकेफेलर का वही पुराना मॉडल हर जगह दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड नामक कंपनी को देखिए। वो खुद कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बेचती, लेकिन गूगल उसका है, यूट्यूब उसका है और दर्जनों दूसरी कंपनीज भी उसके नीचे आती हैं। इसी तरह मेटा प्लेटफॉर्म्स के नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैं। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, नेटवर्क 18 जैसी कई कंपनीज हैं। टाटा सन्स के नीचे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और ताज होटल्स जैसी कंपनीज आती हैं। अडानी ग्रुप पोर्ट्स से लेकर एयरपोर्ट्स, सीमेंट, पावर और मीडिया तक फैला हुआ है। बाहर से सब अलग दिखते हैं, लेकिन कंट्रोल एक सेंट्रल स्ट्रक्चर के हाथ में होता है। यही वही ब्लूप्रिंट है जिसकी शुरुआत रॉकेफेलर ने 1882 में की थी। 1904 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की लगभग 91% ऑयल रिफाइनिंग और 85% ऑयल सेल्स पर कंट्रोल कर चुकी थी। रॉकेफेलर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। उनकी वेल्थ इतनी थी कि आज के हिसाब से लगभग $400 बिलियन के बराबर मानी जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि इंडिया में ऐसा कौन था जिसने यही प्लेबुक इस्तेमाल की? बहुत लोग इसका जवाब धीरूभाई अंबानी को मानते हैं।
1958 में एक 26 साल का लड़का अदेन में एक गैस स्टेशन पर काम करता था। दिन भर पेट्रोल भरना, शाम को हिसाब किताब करना और महीने के कुछ 100 रुपए कमाना। उनका नाम था धीरू भाई अंबानी। फिर 1966 में वही इंसान मुंबई में एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी चलाने लगे, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। काम बहुत सिंपल था, बाहर से मसाले और कपड़ा मंगाकर इंडिया में बेचना। लेकिन असली गेम यहां से शुरू हुआ। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और उस दौर का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। फिर कुछ ही दशकों में रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शामिल हो गई। अब ध्यान दीजिए मेथड पर, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रॉकेफेलर की तरह धीरूभाई ने भी वर्टिकल इंटीग्रेशन का रास्ता चुना, यानी बिजनेस का हर जरूरी स्टेप खुद कंट्रोल करना। शुरुआत टेक्सटाइल से हुई, फिर सोचा कि कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए, धागे के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए रिफाइनरी चाहिए, रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, और धीरे धीरे रिलायंस हर उस लेयर में घुसती चली गई जहां पहले किसी और का प्रॉफिट था। अगर आसान भाषा में समझें तो रिलायंस हर स्टेप पर अपने सप्लायर्स को रिप्लेस करती गई और पूरी चेन को अपने अंदर समेटती गई। यही वजह है कि बड़े बिजनेस ग्रुप्स सिर्फ कंपनीज नहीं बनाते, वो पूरा इकोसिस्टम बना लेते हैं, और यही स्ट्रेटजी उन्हें इतना पावरफुल बनाती है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। वहां क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, उसे रिफाइन किया जाता है, फिर उससे केमिकल्स बनते हैं, प्लास्टिक्स बनते हैं, और आखिर में वही प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर्स तक पहुंचते हैं। मतलब सप्लाई चेन के लगभग हर स्टेप पर रिलायंस मौजूद है। बीच में किसी दूसरे प्लेयर की जरूरत कम से कम पड़ती है, और इसी वजह से प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उसी इकोसिस्टम के अंदर रहता है। यही तो जॉन डी रॉकेफेलर वाला क्लासिक मॉडल था, बिजनेस के हर जरूरी हिस्से को खुद कंट्रोल करना। और सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन भी देखिए। याद है रॉकेफेलर कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे खत्म करते गए थे। रिलायंस ने भी कई जगह वही स्ट्रैटेजी अपनाई। टेक्सटाइल्स में बॉम्बे डाइंग के साथ कंपटीशन लंबे समय तक चर्चा में रहा। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो की एंट्री ने पूरा मार्केट बदल दिया। फ्री डेटा, फ्री कॉल्स, अल्ट्रा चीप प्लान्स। कुछ ही सालों में कई कंपनियां या तो मर्ज हो गईं या मार्केट से गायब हो गईं। बाद में रिटेल सेक्टर में फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने की कोशिश भी इसी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानी गई। अगर ध्यान से देखें तो 1872 में रॉकेफेलर ने जिस तरह क्लीवलैंड की रिफाइनरीज अपने कंट्रोल में ली थीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का इंपैक्ट भी कई लोगों को वैसा ही पैटर्न लगता है। धीरूभाई अंबानी की एक बात काफी फेमस हुई थी, अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम से लड़ो मत, सिस्टम को ही बदल दो। बिजनेस लैंग्वेज में इसे रेगुलेटरी कैप्चर कहा जाता है, यानी रूल्स तोड़ने से ज्यादा पावरफुल चीज है रूल्स को अपने फेवर में शेप कर लेना। रॉकेफेलर ने भी रेल रोड्स के साथ यही किया था। धीरूभाई ने भी इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को गहराई से समझा और उसी हिसाब से मूव्स खेले। तरीका वही पुराना था, बस दौर और स्केल अलग थे। और यह बात समझना जरूरी है कि यह सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, यह एक ऑब्जर्वेशन है। इतिहास बार बार दिखाता है कि जो बिजनेस मेथड्स 150 साल पहले काम करते थे वही आज भी मॉडर्न फॉर्म में काम करते हैं। अब वापस चलते हैं अमेरिका 1911 में। उस समय रॉकेफेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका बिजनेस नहीं, उनकी रेप्यूटेशन बन चुकी थी। पब्लिक उनसे नफरत करने लगी थी। न्यूज़पेपर्स लगातार उनके खिलाफ लिख रहे थे। फिर आइडा टार्बेल नाम की पत्रकार ने द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी लिखी और स्टैंडर्ड ऑयल की अंदरूनी स्ट्रेटजीज दुनिया के सामने रख दी। सीक्रेट रेल रोड डील्स, प्राइस वॉर्स, कंपेटिटर्स को क्रश करना, सब कुछ पब्लिक के सामने आ गया। दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल एक इलीगल मोनोपोली है और इसे तोड़ा जाना चाहिए। कंपनी को 34 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया। अब यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बाहर से ऐसा लगा कि रॉकेफेलर हार गए, उनका एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन असली खेल कुछ और था, क्योंकि उन 34 नई कंपनियों में शेयर्स अभी भी रॉकेफेलर के पास थे। कंपनी टेक्निकली टूट गई, लेकिन ओनरशिप का बड़ा हिस्सा उनके ही हाथ में रहा। बाद में यही कंपनीज नए नामों से दुनिया की जायंट ऑयल कॉरपोरेशंस बनी। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन कॉरपोरेशन, अमोको और बीपी जैसी कंपनियों की जड़ें कहीं ना कहीं उसी स्टैंडर्ड ऑयल ब्रेकअप से जुड़ी हुई हैं। यानी
एम्पायर टूटने के बाद भी रॉकेफेलर गेम से बाहर नहीं हुए, बल्कि कई हिस्सों में बंटकर और ज्यादा पावरफुल बन गए। अब असली पैसे का खेल समझिए। जब स्टैंडर्ड ऑयल टूटी तो लोगों को लगा कि जॉन डी रॉकेफेलर हार गए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ब्रेकअप से पहले स्टैंडर्ड ऑयल का एक शेयर करीब $660 का था। कंपनी टूटने के बाद रॉकेफेलर के पास 34 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स आ गए और उन सब की कंबाइंड वैल्यू $900 प्रति शेयर से भी ज्यादा पहुंच गई। यानी मोनोपोली टूटने के बाद उनकी दौलत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। क्योंकि टेक्निकली कंपनी टूट गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली हर नया हिस्सा अपने इलाके में फिर भी डोमिनेंट प्लेयर था। मतलब मोनोपोली खत्म नहीं हुई, बस कई हिस्सों में बांट दी गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले 100 सालों में उन कंपनियों में से कई वापस एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन कॉरपोरेशन और बीपी जैसी जायंट कंपनीज की जड़ें कहीं ना कहीं उसी स्टैंडर्ड ऑयल ब्रेकअप से जुड़ी हैं। 1999 में एक्सॉन और मोबिल फिर से मर्ज हो गईं। शेवरॉन ने कई पुरानी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनीज खरीद लीं, यानी जिस मोनोपोली को 1911 में तोड़ा गया था, वो धीरे धीरे नए नामों में वापस जुड़ती चली गई। सिस्टम ने खुद को पहले तोड़ा ताकि कानून से बच सके, फिर समय के साथ चुपचाप खुद को दोबारा जोड़ लिया। लेकिन रॉकेफेलर की सबसे बड़ी लेगेसी सिर्फ ऑयल एम्पायर नहीं थी। उनकी असली लेगेसी वो प्लेबुक थी जो उन्होंने बनाई, और उस प्लेबुक का सबसे स्मार्ट हिस्सा था फिलैंथ्रोपी, यानी चैरिटी का गेम। 1913 में उन्होंने रॉकेफेलर फाउंडेशन बनाई और उसमें उस दौर के हिसाब से भारी रकम डोनेट की। बाहर से देखने पर लगा कि रॉकेफेलर समाज को वापस दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह फाउंडेशन पैसे दे रही थी। लेकिन डीपर लेवल पर देखें तो इससे एक और फायदा हुआ। जो पैसा टैक्सेस में सरकार के पास जा सकता था, उसका बड़ा हिस्सा फाउंडेशन के थ्रू कंट्रोल में ही रहा। और उस फाउंडेशन पर इन्फ्लुएंस किसका था? रॉकेफेलर फैमिली का। धीरे धीरे फाउंडेशन सिर्फ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, बल्कि इन्फ्लुएंस का टूल बन गई। किस यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलेगी, किस रिसर्च पर फोकस होगा, मेडिकल एजुकेशन किस दिशा में जाएगी, इन सब पर इनडायरेक्ट असर पड़ने लगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसी इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग मिली और मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन के स्ट्रक्चर पर भी इस इन्फ्लुएंस की चर्चा होने लगी। बाद में स्टैंडर्ड ऑयल के केमिकल बिजनेसेस से जुड़ी कई इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक पहुंची, यानी सिस्टम के अलग अलग हिस्से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। ये कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। और अगर आप आज की दुनिया को देखें तो यही पैटर्न बड़े स्केल पर फिर दिखाई देता है। बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स में इन्फ्लुएंस रखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका काम दुनिया भर की पॉलिसीज पर असर डालता है। मार्क जकरबर्ग ने फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स शुरू किए। वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा चैरिटेबल फाउंडेशंस को डेडिकेट किया। इंडिया में रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट्स जैसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। चैरिटी सिर्फ मदद करने का तरीका नहीं होती, कई बार वो रेपुटेशन बिल्ड करने, टैक्स प्लानिंग करने और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बनाने का भी तरीका बन जाती है। रॉकेफेलर ने इस मॉडल की शुरुआत की थी और बाद की जनरेशंस ने उसे और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया। डेविड रॉकफेलर, जो जॉन डी रॉकफेलर के पोते थे, 2017 में 101 साल की उम्र में दुनिया से गए। वो चेस मैनहट्टन बैंक के चेयरमैन रहे, ट्राइलैटरल कमीशन के फाउंडर थे और दशकों तक ग्लोबल फाइनेंस की सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में गिने जाते रहे। रॉकेफेलर फैमिली की वेल्थ अलग अलग ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस में फैली हुई है। रॉकेफेलर ब्रदर्स फंड, रॉकेफेलर फैमिली फंड और दूसरे कई इंस्टीट्यूशंस आज भी पॉलिसी, रिसर्च और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भूमिका निभाते हैं। सोचिए, 150 साल पहले शुरू हुआ सिस्टम आज भी किसी न किसी फॉर्म में एक्टिव है। लेकिन असली पॉइंट फैमिली नहीं है। असली पॉइंट यह है कि रॉकेफेलर का बनाया हुआ मॉडल आज भी हर बड़ी इंडस्ट्री में जिंदा है, चाहे वो टेक हो, बैंकिंग हो, फार्मा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आज की दुनिया को देखिए। अमेज़न की शुरुआत सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, लेकिन आज वो पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वेयर हाउसेज उसके, डिलीवरी नेटवर्क उसका, पेमेंट सिस्टम्स उसके, और सबसे पावरफुल हिस्सा है अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS। ये वो क्लाउड सर्वर्स हैं जिन पर दुनिया की काउंटलेस वेबसाइट्स और एप्स चलती हैं।
मजेदार बात यह है कि कई कंपनीज जो अमेजॉन की कंपेटिटर्स हैं वो भी AWS इस्तेमाल करती हैं, यानी मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेजॉन के कंट्रोल में है। रॉकीफेलर ने रेल रोड्स, रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया था। अमेजॉन ने रिटेल, लॉजिस्टिक्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ लिया। तरीका वही है, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। रॉकीफेलर कंपेटिटर्स को खरीदते थे, अमेजॉन भी एक्विजिशंस करती है। होल फूड्स मार्केट, ज़ैपोज, ट्विच, रिंग, मेट्रो गोल्डविन मायर, ये सब धीरे धीरे अमेजॉन इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। और जहां एक्विजिशन पॉसिबल नहीं होती, वहां एक अलग स्ट्रैटेजी चलती है। छोटे सेलर्स अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनका सेल्स डेटा अमेजॉन के पास जाता है। फिर अमेजॉन वही पॉपुलर प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के नाम से लॉन्च करती है और सर्च रिजल्ट्स में उन्हें ऊपर पुश करती है। ये मॉडर्न वर्जन है उस पुराने प्राइस वॉर मॉडल का, बस अब लड़ाई एल्गोरिदम्स और डेटा के जरिए लड़ी जाती है। अब अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड नामक कंपनी को देखिए। ये खुद सीधे कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बेचती, लेकिन इसके नीचे गूगल, यूट्यूब, डीप माइंड, वेमो और कई दूसरी कंपनीज हैं। यह वही होल्डिंग स्ट्रक्चर है जो रॉकेफेलर के ट्रस्ट मॉडल जैसा लगता है। एक सेंट्रल कंपनी जिसके नीचे दर्जनों बिजनेसेस चलते हैं। फायदा, रिस्क अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है, टैक्सेस और रेगुलेशन मैनेज करना आसान हो जाता है, और बाहर से पूरा सिस्टम उतना सेंट्रलाइज्ड नहीं दिखता। अब एक सवाल सोचिए, इंटरनेट सर्च में गूगल का शेयर कितना है? दुनिया के ज्यादातर सर्चेस आज भी गूगल पर होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे मोनोपोली की तरह महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर्विस फ्री लगती है, आप डायरेक्टली पैसे नहीं देते। लेकिन असली पेमेंट कहीं और होती है, डेटा में। आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, कहां जाते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, यह सब इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए बेहद वैल्यूएबल है। मॉडर्न इंटरनेट इकोनॉमी में डेटा ही नया ऑयल बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि रॉकेफेलर के द्वार में कंपनीज तेल निकालती थीं, और आज कई कंपनीज इंसानी बिहेवियर और अटेंशन से वैल्यू निकालती हैं। यही वजह है कि मॉडर्न मोनोपोलीज कई बार दिखती कम हैं, लेकिन असर कहीं ज्यादा गहरा छोड़ती हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी दवाइयां बनाने वाली जायंट कॉरपोरेशंस को देखिए। यहां भी वही पुराना रॉकेफेलर मॉडल दिखाई देता है। रेगुलेटरी कैप्चर, यानी सिर्फ मार्केट में स्ट्रांग होना काफी नहीं, रूल्स बनाने वालों पर इन्फ्लुएंस होना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जॉन डी रॉकेफेलर ने अपने द्वार में रेल रोड्स और ऑयल स्टैंडर्ड्स को अपने फेवर में शेप किया था। ऐसे स्टैंडर्ड्स बनवाए जाते थे जिन्हें उनकी रिफाइनरीज आसानी से फॉलो कर लें, लेकिन छोटे कंपेटिटर्स स्ट्रगल करें। आज कई लोग मानते हैं कि मॉडर्न फार्मा इंडस्ट्री में भी कुछ वैसा ही पैटर्न दिखाई देता है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA मेडिसिन्स अप्रूव करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अप्रूवल प्रोसेस, पैटेंट्स और रेगुलेशंस को लेकर लगातार लॉबिंग करती हैं। पैटेंट पीरियड्स बढ़ाने की कोशिश होती है ताकि किसी ड्रग पर ज्यादा समय तक एक्सक्लूसिव कंट्रोल बना रहे। क्रिटिक्स का कहना है कि कई बार रेगुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि छोटी कंपनीज के लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाता है, जबकि बड़े प्लेयर्स आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क एंड कंपनीज जैसी कंपनीज का इन्फ्लुएंस सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं रहता, वो पॉलिसी डिस्कशंस तक पहुंचता है। यही वजह है कि मॉडर्न कैपिटलिज्म में मार्केट पावर और पॉलिसी इन्फ्लुएंस अक्सर साथ साथ चलते हैं। अब बैंक्स को देखिए। JP मॉर्गन चेस एक होल्डिंग स्ट्रक्चर पर काम करती है। इसके नीचे अलग अलग बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस चलते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो जैसी इंस्टीट्यूशंस भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करती हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में बैंकिंग रूल्स टफ करने की कोशिश हुई, लेकिन बड़े होल्डिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से रेगुलेशन बेहद कॉम्प्लेक्स बन गया। बाहर से कंपनीज अलग अलग एंटिटीज लगती हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल एक सेंट्रल सिस्टम के हाथ में होता है। यही आइडिया रॉकेफेलर ने 1882 में ट्रस्ट स्ट्रक्चर के जरिए पॉपुलर किया था, और मॉडर्न फाइनेंस ने उसे और सोफिस्टिकेटेड बना दिया। अब वापस इंडिया चलते हैं। 2016 में मुकेश अंबानी मंच पर आए और रिलायंस जियो लॉन्च हुई। फ्री वॉइस कॉल्स, अल्ट्रा चीप डेटा, अनलिमिटेड ऑफर्स, पूरा देश एक्साइटेड हो गया। सिम कार्ड्स के लिए लंबी लाइंस लगने लगी। लोगों को लगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया है। शायद आपको भी उस समय लगा होगा कि आखिर कोई कंपनी कॉमन पीपल के लिए कुछ बड़ा कर रही है।
लेकिन बिजनेस में एक बेसिक रूल होता है, कुछ भी सच में फ्री नहीं होता। सवाल बस इतना है कि कॉस्ट कौन पे कर रहा है। जियो लॉन्च के बाद अगले कुछ सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री ड्रामेटिकली बदल गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस कोलैप्स हो गई, टाटा डोकोमो मार्केट से बाहर हो गई, टेलीनॉर इंडिया मर्ज हो गई, वोडाफोन आइडिया को सरवाइव करने के लिए खुद मर्ज होना पड़ा। धीरे धीरे मार्केट कुछ बड़े प्लेयर्स तक सिमट गया। 2016 में जहां कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स मौजूद थे, कुछ ही सालों में इंडस्ट्री प्रैक्टिकली 3 मेजर नेम्स तक सीमित हो गई। यही वजह है कि कई एनालिस्ट्स जियो की एंट्री को टेलीकॉम सेक्टर का इंडियन वर्जन ऑफ क्लीवलैंड मैसेकर कहते हैं। स्ट्रेटेजी अलग नहीं थी, पहले अग्रेसिव प्राइसिंग से मार्केट कैप्चर करो, फिर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बदल दो। तरीका मॉडर्न था, लेकिन प्लेबुक काफी पुरानी। जॉन डी रॉकीफेलर ने 1872 में केरोसिन की प्राइसेस इतनी नीचे गिरा दी थीं कि छोटे कंपेटिटर्स टिक ही नहीं पाए। 2016 में रिलायंस जियो ने डेटा और कॉल्स प्रैक्टिकली फ्री करके टेलीकॉम मार्केट में वैसा ही शॉक पैदा किया। तरीका अलग दिखता है, लेकिन पैटर्न काफी मिलता जुलता है। पहले अग्रेसिव प्राइसिंग, फिर मार्केट कंसोलिडेशन और आखिर में कुछ बड़े प्लेयर्स का डोमिनेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि एक लड़ाई ऑयल इंडस्ट्री में हुई थी और दूसरी डिजिटल इकोनॉमी में। लेकिन जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, असली गेम इकोसिस्टम का है। रिलायंस रिटेल शॉपिंग में मौजूद है, जियो सिनेमा एंटरटेनमेंट में, जियो सावन म्यूजिक में, नेटवर्क 18 न्यूज में और रिलायंस पेट्रोलियम एनर्जी सेक्टर में। सोचिए, सुबह न्यूज देखना, दिन भर इंटरनेट इस्तेमाल करना, शॉपिंग करना, पेट्रोल भरवाना, रात में मूवीज या आईपीएल देखना। आपकी डेली लाइफ के कई हिस्से एक ही बिजनेस इकोसिस्टम से कनेक्टेड हो सकते हैं। यही तो रॉकीफेलर का अल्टीमेट विजन था, ऐसा सिस्टम जहां कंज्यूमर का हर इंटरैक्शन उसी नेटवर्क के अंदर घूमता रहे। अब अगर आप अपनी जिंदगी का फाइनेंशियल फ्लो देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। फ्यूल पर खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीकॉम बिल्स, मेडिसिन्स, बैंकिंग चार्जेस, ईएमआईज, हर कैटेगरी में पैसा कुछ बड़े कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रीज के पास जाता है और उन इंडस्ट्रीज के ऊपर अक्सर जायंट कॉरपोरेशंस या होल्डिंग स्ट्रक्चर्स बैठे होते हैं। यही वजह है कि मॉडर्न इकोनॉमी में वेल्थ धीरे धीरे ऊपर कंसंट्रेट होती जाती है। आम इंसान को चॉइसेस बहुत दिखाई देती हैं, लेकिन कई बार डीपर लेवल पर ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। अगर एक ऐप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा भी शायद उसी टाइप के कंसोलिडेटेड मार्केट का हिस्सा होगा। यही कारण है कि मॉडर्न मोनोपोलीज हमेशा पुराने दौर की तरह साफ साफ दिखाई नहीं देती। वो कन्वीनियंस, टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम के रूप में आती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर बड़ी कंपनी सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पावरफुल नहीं बनी। कई बार उन्होंने सर्विसेज को फास्टर, चीपर और मोर एक्सेसिबल भी बनाया है। इंटरनेट अफोर्डेबल हुआ, डिलीवरीज तेज हुई, डिजिटल पेमेंट्स आसान हुए, इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल हो गई। इसीलिए पिक्चर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मॉडर्न कैपिटलिज्म में बड़ी कंपनीज सिमल्टेनियसली सुविधा भी देती हैं और इन्फ्लुएंस भी बढ़ाती हैं। यही कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे सिस्टम को समझना मुश्किल बनाती है। अब सवाल आता है, आम इंसान क्या कर सकता है? पहला रास्ता यही है कि रियलिटी को समझा जाए। यह मानना कि लार्ज स्केल कॉरपोरेशंस मॉडर्न इकोनॉमी का हिस्सा हैं और उनसे पूरी तरह बाहर निकलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप इंटरनेट, बैंकिंग, टेलीकॉम, फ्यूल, मेडिसिन्स, इन सब के बिना नहीं रह सकते। लेकिन सिस्टम को समझना आपको ब्लाइंड कंज्यूमर बनने से रोकता है। जब आप पैटर्न्स पहचानने लगते हैं तब डिसीजन ज्यादा कॉन्शियसली लेते हैं और कई बार अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि जो इंसान गेम को समझता है वो कम से कम बिना सोचे समझे उसका हिस्सा नहीं बनता। पहला रास्ता है सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना। मान लीजिए कि मॉडर्न इकोनॉमी में पैसा ऊपर ही जाएगा, बड़ी कंपनीज और पावरफुल होती जाएंगी और आप बस अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीते रहिए। यह सबसे आसान रास्ता है क्योंकि इसमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यह धीरे धीरे सिस्टम के सामने हार मान लेने जैसा है। दूसरा रास्ता है लड़ना, छोटी दुकानों से खरीदना, ऑल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करना, उन पॉलिसीज को सपोर्ट करना जो मोनोपोलीज को लिमिट करें। यह रास्ता आइडियलिस्टिक लगता है और कई लोग ऑनेस्टली यही कोशिश भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न सिस्टम्स इतने डीपली कनेक्टेड हो चुके हैं कि पूरी तरह अलग होकर जीना बेहद मुश्किल है। कन्वीनियंस, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज बड़े इकोसिस्टम्स के हाथ में जाती दिखती है। इसलिए यह लड़ाई आसान नहीं होती।
तीसरा रास्ता है सिस्टम को समझना और उसी के अंदर अपनी जगह बनाना। अगर दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज लगातार वेल्थ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ कस्टमर बने रहने की बजाय इन्वेस्टर बनना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो पूरे सिस्टम्स ओन करती हैं। जॉन डी रॉकीफेलर भी यही करते थे। बाकी लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते थे, जबकि वो खुद उस सिस्टम के मालिक थे। यही वजह है कि कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा ओनरशिप की बात करते हैं, सिर्फ कंजम्पशन नहीं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि एक पैटर्न को समझने की कोशिश है। पिछले 150 सालों में वेल्थ लगातार उन्हीं स्ट्रक्चर्स की तरफ बहती रही है जो स्केल, कंट्रोल और कंसोलिडेशन हासिल कर पाए। क्योंकि यह सिस्टम अब सिर्फ बिजनेसेस तक सीमित नहीं है, यह लॉज, टैक्सेस, फाइनेंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तक फैल चुका है। इससे पूरी तरह भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे समझना पॉसिबल है, और शायद वही सबसे जरूरी स्किल है। जॉन डी रॉकीफेलर 1937 में 97 साल की उम्र में मरे। उन्होंने अपने एम्पायर को राइज होते देखा, टूटते देखा, फिर अलग अलग फॉर्म्स में वापस फैलते देखा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लेगेसी ऑयल कंपनी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी लेगेसी था एक माइंडसेट। वर्टिकल इंटीग्रेशन, हर जरूरी स्टेप को कंट्रोल करो। हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, कंपेटिटर्स को अब्सॉर्ब करो। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, ओनरशिप को लेयर्स में फैलाओ। रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, रूल्स को समझो और शेप करो। फिलैंथ्रोपी, इन्फ्लुएंस और रेप्यूटेशन दोनों बिल्ड करो। यही पैटर्न्स बाद में ऑयल से निकलकर स्टील, रेलरोड्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, टेक और फाइनेंस तक फैल गए। आज मॉडर्न इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा किसी न किसी फॉर्म में इन्हीं आइडियाज पर बना हुआ है। रॉकीफेलर की एक फेमस लाइन थी, कंपटीशन इज अ सिन। बहुत लोग इसे सिर्फ एरोगेंस समझते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनका मानना था कि मार्केट आखिर में नेचुरली कंसोलिडेट होता है, सबसे एफिशिएंट प्लेयर बड़ा होता जाता है और बाकी पीछे छूट जाते हैं। आप उनकी सोच से अग्री करें या डिसएग्री, लेकिन इतना जरूर है कि मॉडर्न कैपिटलिज्म के कई बड़े स्ट्रक्चर्स उसी लॉजिक को फॉलो करते दिखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फियर नहीं, अवेयरनेस है। अब आप पैटर्न्स देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पैसा कहां से निकलता है और कहां जमा होता है। आप समझ सकते हैं कि कन्वीनियंस के पीछे कौन से सिस्टम्स काम करते हैं। यही अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जो इंसान गेम को पहचान लेता है वो डिसीजंस अलग तरीके से लेना शुरू करता है। और एक बार जब आप सिस्टम को साफ देख लेते हैं तो फिर उसे पहले की तरह इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपको मॉडर्न बिजनेस और पावर स्ट्रक्चर्स को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सिस्टम को समझना शायद पहला स्टेप है, लेकिन उसे पहचान कर स्मार्ट डिसीजंस लेना उससे भी बड़ा स्टेप है। अगर आज आपको समझ आया कि अमीर लोग सिर्फ पैसे से नहीं, सिस्टम से पैसा बनाते हैं, तो अब अगला कदम और भी जरूरी है। अभी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे तुरंत क्लिक करिए, क्योंकि वहां आप सीखेंगे कि बड़े लोग सिर्फ कमाते नहीं, ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे पैसा काम करते रहते हैं। अगर सिस्टम को समझ लिया है तो अब सीखिए उसमें पैसा बनाना कैसे शुरू होता है। और हां, मैं आपसे वही मिलूंगा।